नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 56 और 60 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है जो कि 5 वर्ष का होता है और इससे पूर्व भी वो किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है, इन सब बातों का भी हमने डिस्कस किया था। इसके साथ ही हमने आर्टिकल 60 को डिस्कस किया जिसमें राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है और कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है ये हमने प्रारूप के अंदर पढ़ा था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो राष्ट्रपति वाला, इससे पहले वाला, वो प्लीज़ उस वीडियो को देखे। और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसके अंदर मैं इतिहास संविधान का जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ पोस्ट डाल रहा हूँ जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं खुद उस किताब को भी रिसर्च कर रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो 1000 पन्नों की 1000 छिप ज़्यादा उसके अंदर पेज है, तो मैं खुद उनको अभी रिसर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और अगर यदि आपका सक्रिय सहयोग रहा तो मैं उसको यूट्यूब पर पढ़ाने का प्रयास करूँगा, अन्यथा मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर उसके कुछ पेज डाल रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सके संविधान विशेष को लेकर। ठीक है दोस्तों, आज हम आर्टिकल 57 और 59 को डिस्कस करेंगे। क्या दिया गया इन अनुच्छेदों के अंदर, इन सब बातों का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो आपके राइट हैंड पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, उसको आप क्लिक कर ले और क्लिक करने के बाद में जो बेल आइकन बनकर आती है उसको भी आप क्लिक कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जैसे मेरे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है, जिससे कि कोई वीडियो आपसे स्किप नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का अध्ययन आर्टिकल 57 से। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या कहता है आर्टिकल 57? जो व्यक्ति, आर्टिकल 57 के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है या पद पर है, वह व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा। संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये हमारा आर्टिकल 57 है जिसमें ये सब बातें लिखी हुई है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रह चुका है या फिर पद पर है, वह संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। संविधान के अन्य उपबंधों का मीनिंग है मित्रों, यहाँ पर मीनिंग है आर्टिकल 58 में जो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में, वो सारी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए।
अर्थात आर्टिकल 57 इस बात को कहना चाहता है कि भारत में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके ऊपर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है कि वो 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, 4 बार बनेगा। अपने जीवन काल में संविधान के अनुसार भारत में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे तब इनके बाद में हमारे देश में एक ऐसी परंपरा विकसित हो गई है कि भारत में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही राष्ट्रपति बनता है अपनी इच्छा के अनुसार, नहीं तो संविधान के अनुसार उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो व्यक्ति जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, चाहे तो दोबारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुने जा सकते हैं। संवैधानिक तौर पर उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में हमारे देश में ऐसी परंपरा विकसित हुई है कि एक व्यक्ति एक बार यहाँ पर राष्ट्रपति बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने चूंकि राष्ट्रपति का पद अमेरिका से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है, तो मैं यहाँ पर अमेरिका के संविधान की कुछ बात भी आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में इस संबंध में क्या बात लागू होती है। तो मित्रों, अमेरिका के मूल संविधान में भी अमेरिका के मूल संविधान में भी ऐसा कोई उपबंध नहीं था कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका का जो मूल संविधान है उसके अंदर इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था कि कोई व्यक्ति अमेरिका में कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा। इसी के तहत वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ये 3 बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। रूजवेल्ट अमेरिका के 3 बार राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, अमेरिका के संविधान में एक संशोधन किया गया। अमेरिका के संविधान में एक संशोधन किया गया, 22वां संविधान संशोधन। इसके तहत वहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है कि वहाँ पर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये 22वां संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिकी संविधान में ये उपबंध किया गया है, ये नियम बनाया गया है। अन्यथा अमेरिकी संविधान में भी ऐसा ही था कि एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन जो रूजवेल्ट थे, इनके राष्ट्रपति बनने के बाद में यहाँ पर अमेरिकी संविधान में 22वां संविधान संशोधन किया गया और प्रावधान कर दिया गया कि अमेरिका में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 57 भारतीय संविधान के अनुसार उपबंध करता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 57 के संबंध में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या फिर किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 57। या फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है? तो भी हमारा आंसर होगा आर्टिकल 57। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 57 है, इसमें सिर्फ इतनी सी बातें लिखी हुई है। मैं यहाँ पर आर्टिकल पूरा इसलिए लिख रहा हूँ
क्योंकि हमको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अनुच्छेद में लिखा क्या है। अगर मैं यहाँ पर ओनली 57 को लिखकर डायग्राम बनाकर आपको बताना चाहूँगा तो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा, तो मेरा वो मौखिक रूप से बताई हुई बात आपको समझ में नहीं आएगी। एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर जो डायग्राम बना होता है वो आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 इसमें दी गई है राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें, ये सब बात इस तरीके से आर्टिकल 59 में लिखी हुई है। यहाँ पर शर्तों के संबंध में मैं आपके साथ में आर्टिकल 58 को डिस्कस करना चाहूँगा। इसके साथ ही आर्टिकल 58 में योग्यताएं, आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई है। योग्यताएं कब लागू होती है? पद ग्रहण करने से पूर्व। पद ग्रहण करने से पूर्व लागू होती है योग्यताएं। और शर्तें पद ग्रहण करने के बाद में लागू होती है। यहाँ पर सही या गलत का हमसे वो पहचान करवा सकता है। राष्ट्रपति पद की शर्तें लागू होती है राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व, राष्ट्रपति पद धारण करने के बाद में, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति पद के संबंध में जो शर्तें हैं वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद में लागू होती है, ना कि पहले। और योग्यताएं पद ग्रहण करने से पूर्व लागू होती है। अब इसको समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 59। पहले 58 को समझो। योग्यताएं होती है अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर, जैसे मैं मेरा अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूँ, यदि मैं फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बनना चाहता हूँ राजनीति विज्ञान से, तो इसके संबंध में आरपीएससी ने जो योग्यताएं निर्धारित की है, जैसा कि मेरा बीएड होना अनिवार्य है और संबंधित विषय में, जिस विषय से मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ उस विषय में मेरा एमए होना अनिवार्य है। ये सब योग्यताएं हैं तो मैं लेक्चरर का फॉर्म भर सकता हूँ, उसके लिए आवेदन कर सकता हूँ। ये योग्यताएं कब लागू हुई? बीएड वाली, एमए वाली, फॉर्म भरने से पूर्व, आवेदन करने से पूर्व, उसका उम्मीदवार बनने से पूर्व। इसी प्रकार से आर्टिकल 58 में जो योग्यताएं दी गई है वो योग्यताएं लागू होगी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पूर्व, उसका उम्मीदवार बनने से पूर्व। शर्तें कब लागू होगी? बाद में। जैसे मैंने फॉर्म भरा, आवेदन किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद में मैंने कोई स्कूल ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में जैसे मैं ज्वाइन करता हूँ तो उस पद के साथ में जुड़ी हुई सारी शर्तें मेरे ऊपर लागू हो जाएगी। जैसे आपको समय से स्कूल आना होगा, इतने घंटे स्कूल में पढ़ाना होगा और स्कूल के अतिरिक्त भी जो कार्य होंगे वो सब कुछ आपको करने होंगे। जैसे कोई चुनाव आयोग संबंधित हो गया तो ये सब कार्य मेरे को करने होंगे। ये शर्तें कब लागू हुई? पद धारण करने के बाद में, इतना वेतन आपको मिलेगा। उसी प्रकार से आर्टिकल 59 में जो शर्तें दी गई है वो राष्ट्रपति पद धारण करने के बाद में लागू होगी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमको विशेष तौर पर आर्टिकल 59 और 58 को डिस्कस किया है। संविधान की परिभाषा यहाँ पर बताऊँ, संवैधानिक शब्दावली में लिखा हुआ है ये पूर्ववर्ती लागू होगी। मैंने अपनी भाषा में बताया इसको, और ये पश्चातवर्ती लागू होगी। संविधान में ये दोनों शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 59 और 58 की बात समझ में आई होगी। अब आर्टिकल 59 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 59 दो प्रकार की व्यवस्थाएं करता है राष्ट्रपति के पद के संबंध में, शर्तों के संबंध में। पहला, राष्ट्रपति पद की शर्तें। ठीक है मित्रों, और दूसरा है इसमें राष्ट्रपति
के विशेषाधिकार, यानी कि राष्ट्रपति के क्या विशेष अधिकार होंगे। ठीक है मित्रों, तो राष्ट्रपति पद की शर्तों की बात करें तो इसमें पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण किए हुए हैं या फिर जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया गया है, जिसने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है, वो व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बनेगा या फिर नहीं रह सकेगा। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है, जिसने शपथ ग्रहण कर लिए, वो संसद या राज्य विधानमंडल के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बनेगा, नहीं रह सकेगा। मीनिंग है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है किसी सदन का, और यदि वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, उसको संबंधित सदन की सदस्यता छोड़नी होगी, इस्तीफा देना होगा। और यदि वो इस्तीफा नहीं देता है तो जैसे ही वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, उसके साथ ही ये माना जाएगा कि इन्होंने संबंधित सदन की सदस्यता भी छोड़ दी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिखने से क्या होगा, आपको अच्छे से वो ध्यान में रहेगा, और आप चाहो तो अपनी कॉपी में, नोट्स में, जहाँ भी आप लिखते हो लिख सकते हो। कोई व्यक्ति, शर्तों के अंदर लिख रहा हूँ मैं, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति चुन लिया गया है, वो संसद या राज्य विधानमंडल के अंतर्गत के सदनों का सदस्य नहीं बनेगा या नहीं रह सकेगा। अर्थात राष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही संबंधित सदन की सदस्यता उसे छोड़नी होगी या स्वतः उसका वो पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है मित्रों, ये पहली शर्त है। दूसरी है, वो लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा राष्ट्रपति बन जाने के बाद में। तीसरी बात है यहाँ पे मित्रों, उसे निःशुल्क आवास के साथ ही वो सब वेतन, सुख सुविधाएं प्राप्त होगी जो संसद समय समय पर निर्धारित करे। अब यहाँ पर मैंने कौन सी बात नहीं लिखी है बताओ, जो कि आपके और हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से आती है। यहाँ पर मैंने कौन सी बात नहीं लिखी है।
मैंने यहाँ पर वो बातें लिखी है जो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के शर्तों के संबंध में लिखी हुई है। लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राष्ट्रपति बन जाने के बाद में वो लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। दूसरा, उसे निःशुल्क आवास के साथ ही वेतन, वो सब वेतन सुख सुविधाएं प्राप्त होगी जो संसद समय समय पर निर्धारित करे। अर्थात मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, या फिर ये 59 अनुच्छेद जो है ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति को वो वेतन प्राप्त होगा जो संसद निर्धारित करे। यहाँ पर वेतन निर्धारित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति का ये वेतन होगा, राष्ट्रपति का ये वेतन होगा, यहाँ पर ऐसी बात नहीं कही गई। वो समय समय पर संसद निर्धारित करती है कि राष्ट्रपति महोदय को कितना वेतन प्राप्त होगा। वेतन की बात करें तो मित्रों, राष्ट्रपति को वेतन प्राप्त होता है राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है, बताओ आप लोग। वर्तमान में वेतन कितना मिलता है राष्ट्रपति को? 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये प्रति माह, 5 लाख रुपये प्रति माह राष्ट्रपति महोदय को वेतन प्राप्त होता है। संसद ने ये निर्धारित कर रखा है अभी। दूसरा, चौथी हो गई शायद, 5 लाख रुपए वेतन प्राप्त होगा। और पदावधि के दौरान, यानी कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक, पदावधि के दौरान उसके वेतन व अन्य सुख सुविधाओं में, अन्य सुख सुविधाओं में कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर इस बात को आप सही से समझ लें कि ये कहना क्या चाहते हैं। पदावधि के दौरान उसके वेतन व अन्य सुख सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अर्थात नकारात्मक परिवर्तन का मतलब है, अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए वेतन प्राप्त हो रहा है। आज के दिन मान लो आज 29 तारीख है, 29 तारीख को राष्ट्रपति बना है कोई व्यक्ति और वर्तमान में उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसके पद ग्रहण करने के बाद में जो इसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं उनमें हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर सकते। 5 लाख से बढ़ाकर आप 6 लाख कर सकते हो, लेकिन 5 लाख से घटाकर आप 4 लाख नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो आपको नकारात्मक शब्द ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में किया जा सकता है नकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, तो शर्तों के संबंध में ये सब बातें यहाँ पर दी गई है आर्टिकल 59 में। अब राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की बात करें हम कि राष्ट्रपति को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, इस बात की व्यवस्था तो आर्टिकल 59 करता है, लेकिन विशेषाधिकार क्या होंगे, विशेष अधिकार क्या होंगे, राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान क्या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, इनका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 361 में किया गया है। 361 में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 361? पहला, राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में
दांडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। दांडिक कार्यवाही का मीनिंग क्या होता है मित्रों, यहाँ पर आप ये समझो कि जो भी अपने कोर्ट होते हैं, जो भी न्यायालय होते हैं, उनमें दो प्रकार के मामले आते हैं। एक होते हैं फौजदारी, इन्हीं को हम दांडिक भी कहते हैं, फौजदारी कोई, और एक होते हैं सिविल, इन्हीं को हम दीवानी भी कहते हैं। दांडिक मामले जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ों से संबंधित होते हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई हत्या वगैरह कर दिया, ये मारपीट वगैरह दांडिक कार्यवाही में, दांडिक अपराधों में शामिल होता है। सिविल मामलों में मित्रों जमीन जायदाद, कोई पैसे का लेन देन है, ये सब विवाद सिविल मामलों में आते हैं। तो अनुच्छेद 361 की पहली बात इस बात का प्रावधान करती है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति है उसकी पदावधि के दौरान उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। ठीक है, लेकिन ये बात भी यहाँ पर कही जाती है कि सिविल मामलों में राष्ट्रपति से पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ करने का भी यहाँ पर नियम बना रखा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिविल मामलों में कोई शिकायत करनी है राष्ट्रपति के विरुद्ध, तो उससे पूछताछ होने से पहले 2 महीने पहले उनको सूचना देनी होती है, और सूचना के साथ में उनको ये भी बताना होता है कि शिकायतकर्ता कौन है, क्या शिकायत कर रहा है, कहाँ रहता है। पूरी डिटेल से सारी सूचना 2 महीने पहले राष्ट्रपति के पास में भेजी जाएगी सिविल मामलों में। उसके बाद में राष्ट्रपति से पूछताछ की जा सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। ठीक है, दूसरा, किसी भी न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा। यानी कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और ये सब बातें, ये विशेषाधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त होते हैं। ये सब विशेषाधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आप ये समझो, अगर आपने अब तक पढ़ा हो पॉलिटी, आर्टिकल 361 कौन से अनुच्छेद का अपवाद माना जाता है? आर्टिकल 361 कौन से अनुच्छेद का अपवाद माना जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, आर्टिकल 361 आर्टिकल 14 का अपवाद माना जाता है। आर्टिकल 361 आर्टिकल 14 जो कि एक मूल अधिकार है हमारा। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है मित्रों? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो। आर्टिकल 14 के अनुसार, अनुच्छेद 14 के अनुसार, जो कि हमारे मूल अधिकारों में आता है, इसके अनुसार कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो विधि के समक्ष एक समान होगा, एक आम नागरिक के समान। जो जिस अपराध के लिए एक आम नागरिक को सज़ा मिलनी चाहिए, एक आम नागरिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसी अपराध के लिए एक कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी, वो इसको सज़ा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। यह आर्टिकल 14 बताता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को ये बात और राज्यपाल महोदय को ये बात
विशेष तौर पर छूट दी गई है, विशेष अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल के विरुद्ध किसी प्रकार की या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, अपने राजस्थान के अभी राज्यपाल कौन है, अभी राज्यपाल मिश्रा करके हैं, लेकिन इनसे पहले जो राज्यपाल थे वो थे कल्याण सिंह। और आपको पता होगा मित्रों, अभी जो 5 अगस्त 2019 को बाबरी मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद वर्सेज अयोध्या मामले को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, 5 अगस्त को जो निर्णय आया था, उस निर्णय के अंदर जब ये 1992 में बाबरी मस्जिद का ये ढांचा ढाया गया था, उस समय वहाँ पर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे यूपी में। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये सब घटना वहाँ पर हुई थी। तो इस मामले में, बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के मामले में कल्याण सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। जब 2019 में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, उसी समय पर ये कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। इसी वजह से कोर्ट के द्वारा इनसे पूछताछ का कोई आदेश जारी नहीं किया गया कि कल्याण सिंह जी को बुलाओ और उनसे पूछताछ करो। क्यों नहीं किया गया? अगर आम व्यक्ति होता तो उनसे पूछताछ होती आर्टिकल 14 के अनुसार, लेकिन आर्टिकल 361 में उनको विशेष अधिकार है, राष्ट्रपति के साथ में राज्यपाल को भी, कि उनकी पदावधि के दौरान उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं होगी। पूछताछ करनी है तो 2 महीने पूर्व आपको सूचना देनी होगी। ठीक है मित्रों, तो ये आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों की बात कही गई, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 361 किस अनुच्छेद का अपवाद माना जाता है वो भी हमको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 14। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, आपने किसी ने कमेंट बॉक्स में जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, मैंने क्वेश्चन किया था, ऐसा कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी है राष्ट्रपति के अतिरिक्त जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूचित 3 में ना करके उनसे संबंधित किसी अनुच्छेद में की गई है। उनकी शपथ का प्रारूप अनुसूचित 3 में ना करके किसी अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो संवैधानिक महोदय हमारे राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में ना करके आर्टिकल 159 में किया गया है। यानी कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में किया गया है। ये मेरा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, जिसका मैंने यहाँ पर आंसर आपके सामने रखा है। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का अपना छोटा सा वीडियो और छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। आपसे यही निवेदन है, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल के लिंक को शेयर करें, जिससे कि ये सब जानकारी उन सब लड़कों के पास में, भाई बहनों के पास में पहुंच सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको विशेष तौर पर संविधान के अनुसार ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ मित्रों। आर्टिकल 57 को लेकर, आर्टिकल 59 को लेकर कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। या तो आप पिछले क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, पेपर में जो आए हैं, आपको महसूस हो जाएगा। हमने अब तक जो पढ़ा है उससे बाहर कोई क्वेश्चन पॉलिटी को लेकर नहीं जाएगा, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। मैं इतना सब इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि संविधान और संवैधानिक पदों के लेकर जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना अनिवार्य है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मैं यहाँ पर पूरा डायग्राम बना दूंगा और डायग्राम बनाने के बाद में आपसे मौखिक रूप में सब बातें बताते रहूँगा, तो आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में मैं आपको डायग्राम बना के पूरा आर्टिकल पूरे राष्ट्रपति को एक साथ पेश कर दूंगा। फिर आपको अपने आप वो सब बातें समझ में आएगी, हाँ कि पहले हमने ऐसा पढ़ा है। जब तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, तब तक आपको फिर कह रहा हूँ, वो सब बातें डायग्राम वाले आपको समझ में नहीं आएगी। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर होना अनिवार्य है, संप्रत्यय को समझना अनिवार्य कि कहना क्या चाहता है। विशेष तौर पर आर्टिकल 57, 58, 60 जो हमने पढ़ा अब तक, वो कहना क्या चाहते हैं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर पहले समझ में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही हमको वो सब बातें समझ में आती है जो शॉर्ट एंड स्वीट होती है। अन्यथा हम तथ्यों को रटते रहेंगे। फिर कह रहा हूँ, तथ्यों को रटने से तथ्य याद नहीं होते हैं,
काफ़ी बच्चे बोलते हैं अनुच्छेद याद नहीं होते हैं। अनुच्छेद याद होते हैं, बड़ी आसानी से होते हैं, करने का तरीका होता है बस। आप रटते हो, रट्टा मारते हो तो उससे अनुच्छेद आपको याद नहीं होंगे। सीधा सा पूछ लेगा वो, आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है या फिर कौन सा विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। फिर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। या फिर आर्टिकल 361 किस अनुच्छेद का अपवाद माना जाता है, तो अनुच्छेद वो 14 होगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए पॉलिटी से लेकर, हम आराम से दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आर्टिकल 61 को लेकर होगा। उसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके संबंध में एक बहुत ही डिटेल से मैं जानकारी दूंगा। और विश्वास रखना मित्रों, अब तक आर्टिकल 61 को लेकर आपने जितना भी अध्ययन किया होगा उससे अलग आपको नई नॉलेज उसमें मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन चालू कर ले उसकी बेल आइकन को दबाकर, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आपसे वो स्किप नहीं हो। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।